द रिएक्शन रेट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स and at the beginning the quantity of reactant is higher and the rate of product formation is the higher। ठीक है, अब ये एक दूसरी बात कही जा रही है कि शुरू में क्या होता है कि रिएक्शन जो है, रिएक्शन रेट का मतलब होता है, कि स्पीड कितनी है रिएक्शन की। ठीक है, तो रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो कितने हैं। ठीक है, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कितनी है, जितनी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उतना रिएक्शन का रेट ज़्यादा होगा, और जितनी रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होगी उतना रिएक्शन का रेट जो है, उसकी स्पीड जो है उतनी कम होगी। तो रिएक्शन रेट किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करता है। अब जैसे आपको पता चल गया ना, जितना ज़्यादा रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन होगी उतना ज़्यादा रेट होगा। तो शुरू में क्या होता है, हमारे पास होते ही रिएक्टेंट्स हैं, शुरू में हमारे पास प्रोडक्ट्स नहीं होते, तो शुरू में काफ़ी ज़्यादा रिएक्टेंट्स अवेलेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की अवेलेबल होती है, तो शुरू में रिएक्शन का रेट जो है वो हायर होता है। ठीक है, अब जैसे ही रिएक्शन आगे प्रोसीड करता है और रिएक्टेंट्स की अमाउंट कम होती जाती है, तो जो रिएक्शन का रेट है, रिएक्शन की स्पीड है, वो भी कम होती जाती है। तो ये लिखा हुआ है कि एट द बिगनिंग द क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट इज़ हायर एंड द रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज़ हायर। तो जितनी ज़्यादा क्वांटिटी होगी प्रोडक्ट्स की उतना ज़्यादा रेट ज़्यादा होगा। अब रेट ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो रही है। रिएक्शन रेट अल्टीमेटली किस चीज़ की तरफ हमें लेके जाएगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन की तरफ। तो हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा जल्दी से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, एज द रिएक्टेंट अमाउंट डिक्रीज, अब जैसे जैसे रिएक्टेंट कम होते जाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट्स बनते गए तो रिएक्टेंट कम होते गए, तो जैसे जैसे रिएक्टेंट्स कम होते जाएंगे रिएक्टेंट्स की अमाउंट डिक्रीज होती जाएगी। रेट ऑफ रिएक्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन, तो रिएक्टेंट कितनी स्पीड से ट्रांसफॉर्म हो रहा है प्रोडक्ट में, जो रिएक्टेंट अभी बाकी पीछे बचा है वो रिएक्टेंट कितना ट्रांसफॉर्म हो रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसफॉर्म होगा, उसका रेट जो है ना वो डिक्रीज़ होता जाएगा। और प्रोडक्ट अल्टीमेटली जब आहिस्ता आहिस्ता बच्चे कुचे रिएक्टेंट्स जो हैं वो कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन भी डिक्रीज़ हो जाएगी, प्रोडक्ट भी थोड़ा सा कम प्रोडक्ट बनेगा। तो इसको हम कहते हैं, इस फिनोमेना को हम पूरे को कहते हैं कि ये रिएक्शन रेट किस तरह से डिपेंड करता है रिएक्टेंट्स पे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आफ्टर अ सर्टेन टाइम, अब कुछ वक्त गुजरने के बाद क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन होती है रिएक्टेंट्स की एंड प्रोडक्ट्स की वो कांस्टेंट हो जाती है। ठीक है, यानी जितने रिएक्टेंट्स होते हैं उतने ही प्रोडक्ट्स होते हैं। दो साइड होती है ना, एक रिएक्टेंट की साइड होती है, दूसरी प्रोडक्ट्स की साइड होती है। तो जितने रिएक्टेंट होंगे उतने ही प्रोडक्ट होंगे, इन दोनों की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाएगी। कांस्टेंट का मतलब होता है कि जो है वो एक जैसी रहेगी। ठीक है, और इसी स्टेट को मतलब वो चेंज नहीं होगी। फॉर सपोज रिएक्टेंट भी 2 रिएक्टेंट्स मेरे पास अवेलेबल हैं और प्रोडक्ट भी फॉर सपोज प्रोडक्ट अगर 1 है या प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट्स बने हैं या 2 या 1 प्रोडक्ट बना है, पर जितने भी प्रोडक्ट बने हैं या जितने भी रिएक्टेंट्स बने हैं कुछ वक्त के लिए वो सेम होंगे। ठीक है, उनकी अमाउंट में किसी तरह का भी चेंजिंग नहीं आएगा, उनकी कंसंट्रेशन एक वक्त के लिए रुक जाएगी, रिएक्शन होता रहेगा बट उनकी कंसंट्रेशन सेम ही रहेगी, आगे पीछे नहीं होगी। तो इस स्टेट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आर इक्वल, यानी जितना रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ मूव कर रहा है, यानी जितने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं उतने ही अगेन प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो एक तरह का इक्विलिब्रियम आ जाता है इन दोनों के बीच में।
तो इसको हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब आपको शुरू में नहीं था ना मालूम कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि सिंपली इक्विलिब्रियम बैलेंस, यानी जितना रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ जा रहा है उतना ही अगेन रिएक्शन रिवर्स की तरफ आ रहा है। ठीक है, दोनों फेजेस जो है ना वो दोनों स्टेट सेम कंडीशन में है, तो इसको हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इसको हमने क्यों कहा, इक्विलिब्रियम तो कह दिया, ठीक है समझ आ गई, इक्विलिब्रियम तो हमने इसको कह दिया, बट हमने इसको डायनेमिक क्यों कहा। डायनेमिक हमने इसलिए इसको कहा कि ये वो कॉन्स्टेंटली रिएक्शन टेक्स प्लेस हो रहा है, चेंजिंग कंडीशन चेंज हो रही है, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट अगेन कन्वर्ट हो रहे हैं रिएक्टेंट में। ठीक है, चेंजिंग आ रही है बट वो चेंजिंग जो है ना वो सेम है, इसलिए हम इसको कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक का मतलब होता है कि चीज़ जो है ना वो चेंज होती रहे। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इस ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। ये ग्राफ जो है वो डायनेमिक इक्विलिब्रियम का ग्राफ है। ओके, इस ग्राफ की ये एक्स डायरेक्शन है, ये इसकी वाई डायरेक्शन है। ओके, ये एक्स डायरेक्शन में हमारे पास मेंशन है टाइम, और वाई डायरेक्शन में हमारे पास मेंशन है कंसंट्रेशन। ठीक है, टाइम जो है वो बेसिकली मिनट्स में मेंशन है, और जो कंसंट्रेशन है वो मोल पर डीएम क्यूब में मेंशन है। तो टाइम का यूनिट यहाँ पे मिनट कंसीडर किया जाएगा, और कंसंट्रेशन जो है मोल पर डीएम क्यूब, ये कंसंट्रेशन का यूनिट है। ठीक है, अब बेसिकली होता क्या है कि ये वाली जो लाइन है ना, ये इसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट्स हैं, और ये जो रेड वाली लाइन है इसका मतलब है कि ये रिएक्टेंट्स की लाइन है। ठीक है, अब शुरू में क्या होता है कि जो रिएक्टेंट्स है ना वो ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे ज़ीरो है, और जैसे ही हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे हाईएस्ट कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट्स की, यहाँ पे लोवेस्ट कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की। सेम इसी तरह से यहाँ पे सबसे कम टाइम है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइम है। ठीक हो गया। अब क्या होता है कि अगर मैं 10 मिनट की बात करूं तो स्टार्ट वाले 10 मिनट्स में जो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है वो कितनी होगी, वो मैं कैसे देखूंगी, ऐसे। ठीक है, स्टार्ट वाले 10 मिनट्स में जो रिएक्टेंट्स है ना उनकी कंसंट्रेशन इतनी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ज़ीरो है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, ज़ीरो अगर मैं कर दूँ, फॉर सपोज समझने के लिए हम यहाँ पे कर देते हैं 10, ऊपर कर देते हैं 20, और यहाँ पे कर देते हैं 30। तो फॉर सपोज़ अगर शुरू वाले 10 मिनट्स में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन 30 है, ओके, अब मैं देखूँगी कि आफ्टर 10 मिनट्स 20 मिनट्स में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 20 मिनट्स में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन इतनी हो जाएगी। स्टार्ट वाले 10 मिनट में 30 मोल पर डीएम क्यूब रिएक्टेंट्स थे, जैसे ही टाइम गुजरा 20 मिनट बाद अगर हमने नोट किया तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन 20 हो गई, और अगेन अगर मैं 30 मिनट्स में देखूं तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और डिक्रीज़ हो गई, 10 मिनट्स तक आ गई। ठीक है, इस तरह से एक वक्त ऐसा आएगा कि रिएक्टेंट के टाइम तो गुजरता जाएगा बट रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी। जैसे यहाँ पे आपने देखा ना, कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही थी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, 10 मिनट में कुछ और कंसंट्रेशन थी, 20 मिनट में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कुछ और थी, और 30 मिनट्स में कुछ और थी। बट अगर मैं 50 मिनट में देखूँ तो ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी है, 50 मिनट में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इतनी है। लेट मी चेंज कलर। ओके, तो 50 मिनट में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इतनी है, 60 मिनट में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इतनी है, 70 मिनट्स में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इतनी है, 80 में भी वही सेम, 90 में भी वही सेम, 100 में भी वही सेम। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि एक वक्त ऐसा आता है
जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन सेम होती है, किसी तरह का भी वक्त के साथ, टाइम के साथ कंसंट्रेशन में किसी तरह का चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब यही सेम बात आप प्रोडक्ट की साइड पे लगाएं। यहाँ तक इस कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया। अब यही सेम बात हम इसके लिए समझते हैं, प्रोडक्ट्स के लिए समझते हैं। देखें, शुरू वाले 10 मिनट्स में प्रोडक्ट्स की तादाद इतनी थी, उसके बाद 20 मिनट बाद प्रोडक्ट की तादाद इतनी हो गई। आफ्टर 10 मिनट्स अगर हम 30 मिनट्स में देखें तो रिएक्टेंट्स की तादाद, सॉरी प्रोडक्ट्स की तादाद, ये ब्लू वाली लाइन जो है ना, ब्लू वाला एरो बेसिकली प्रोडक्ट्स को शो कर रहा है, ठीक है। तो 30 मिनट्स बाद प्रोडक्ट इतने हो गए, 40 मिनट्स बाद ये, 50 मिनट्स बाद सेम, 60 मिनट बाद सेम, 70 मिनट बाद सेम, 80 मिनट बाद सेम, इसी तरह से 100 तक अगर हम जाएंगे तो एक वक्त ऐसा आ रहा है कि प्रोडक्ट की तादाद जो है ना, वक्त तो आगे प्रोसीड हो रहा है बट जो कंसंट्रेशन है ना वो सेम आ रही है। तो जहाँ पर वो वाला पॉइंट ये एक ऐसा पॉइंट है, ये 60 मिनट वाला, ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पर ना रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, ना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, बट रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है, ओके। बट इनकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही, कंसंट्रेशन इनकी सेम है। तो जिस स्पीड से रिएक्टेंट्स बन रहे हैं, सॉरी दिस इज़ द प्रोडक्ट लाइन ब्लू वाली, जिस स्पीड से प्रोडक्ट बन रहे हैं उसी सेम स्पीड से जो है वो रिएक्टेंट बन रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि कॉन्स्टेंटली चेंज आ रहा है, रिएक्टेंट आगे प्रोसीड हो रहा है, ठीक है, रिएक्शन आगे प्रोसीड हो रहा है बट इसमें किसी तरह का भी कंसंट्रेशन में किसी तरह का भी चेंज नहीं आ रहा, ओके। बट इन दोनों की स्पीड जो है ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स दोनों की स्पीड सेम है, ओके। तो इसको हम कांस्टेंट कंसंट्रेशन हो जाएगी और इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। इसको हम सिंपली कहते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ओके। यहाँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात ये है बताने के लिए कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आपने हमेशा ये बात कहनी है कि रेट ऑफ रिएक्शन सेम होता है। जितने रिएक्टेंट बनते हैं, जितनी स्पीड से रिएक्टेंट बनते हैं, अगेन बैक उतनी ही स्पीड से प्रोडक्ट्स बनेंगे, फिर अगेन वही प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आएंगे और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएंगे। ये चीज़ होती रहती है, ठीक है, बट कंसंट्रेशन उनकी सेम रहती है। ये चीज़ याद रखने की है, कंसंट्रेशन ऑलवेज सेम रहेगी, बस स्पीड उनकी इक्वल होती है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन का सेम हो, रेट ऑफ रिएक्शन सेम रहेगा बट जो कंसंट्रेशन होगी वो डिफरेंट होगी। अब कंसंट्रेशन डिफरेंट क्यों होगी? क्योंकि आपने यहाँ पे गौर किया होगा कि शुरू में रिएक्टेंट्स बहुत ज़्यादा थे, ओके, और लास्ट में रिएक्टेंट्स जो हैं वो बहुत कम हैं, ओके। अब यही फेनोमेना अगर मैं लगाऊं तो शुरू में प्रोडक्ट बहुत कम थे और लास्ट में प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा थे। तो अगर स्टार्ट वाली आप बात पे गौर करें तो स्टार्ट में क्या है कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है और एंड में क्या है कि प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। यहाँ पर आप देखें कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ना, इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है और जो रिएक्टेंट है उनकी कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। ये एरो नीचे की तरफ आ रहा है, प्रोडक्ट ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो कंसंट्रेशन इन दोनों की डिफरेंट होगी बट इनका जो रिएक्शन रेट होता है ना वो सेम होता है। कंसंट्रेशन कांस्टेंट जो यहाँ पे मेंशन है ना वर्ड, कांस्टेंट कंसंट्रेशन का मतलब है कि चेंज नहीं हो रही कंसंट्रेशन, एक दूसरे से तो चेंज है, प्रोडक्ट चेंज है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन चेंज है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज है, एक दूसरे से चेंज है बट अपने आप में वो सेम है, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अब ये एक एग्जांपल देख लेते हैं दूसरी, हाइड्रोजन की और आयोडीन की, जो कि हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये वाले मॉलिक्यूल्स जो हैं ये आयोडीन केस के हैं
और ये छोटे वाले जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं ये हैं हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब यहाँ ये क्लोज्ड विज़ल है, एक क्लोज विज़ल में हमने जो है वो इनको बंद कर दिया। अब इन दोनों का रिएक्शन होगा, ठीक है, हाइड्रोजन और आयोडीन और हाइड्रोजन का आपस में रिएक्शन होगा। बट आपने यहाँ पे नोट किया कि ये स्टार्ट में क्या है, ये बस रिएक्टेंट्स है, यहाँ पे एक भी प्रोडक्ट नहीं है। तो शुरू में क्या है कि रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन हाई है, ओके, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। अब जैसे ही रिएक्शन आगे प्रोसीड होगा तो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो जब हाइड्रोजन और आयोडीन ने मिलकर प्रोडक्ट बनाया उसको हमने कह दिया हाइड्रोजन आयोडाइड। अब ये वाला जो न्यू मॉलिक्यूल बना है इसको हम कहते हैं हाइड्रोजन आयोडीन। आफ्टर क्या होगा, आफ्टर समटाइम्स क्या होगा कि जो रिएक्टेंट्स, अब यहाँ पे इस वाली विज़ल में अगर आप गौर करें ना तो इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, जितने प्रोडक्ट हैं उतने ही रिएक्टेंट हैं। यहाँ पे क्या था, बस सिर्फ रिएक्टेंट्स थे। अब यहाँ पे जितने रिएक्टेंट हैं उतने ही प्रोडक्ट हैं। बट जैसे आगे रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो रिएक्टेंट्स की तादाद कम हो जाएगी। जैसे ऊपर आपने ग्राफ में देखा था ना कि जो रिएक्टेंट वाला एरो था ना, रिएक्टेंट वाली जो लाइन थी वो नीचे आ रही थी और प्रोडक्ट वाली लाइन जो है ना वो ऊपर जा रही थी। तो इस तरह से प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। अब ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। अब इन प्रोडक्ट्स की तादाद जो है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, ओके। बट रिएक्टेंट सिर्फ ये हैं दो, तो कौन ज़्यादा है इसमें अगर आप गौर करें तो किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ऑब्वियसली प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि कुछ टाइम बाद इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। जितना रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट फार्मेशन का होगा अगेन उतनी ही स्पीड से रिएक्टेंट बनेंगे। फिर वही रिएक्टेंट सेम प्रोडक्ट में हो जाएंगे। अब ये रिएक्टेंट इसमें ये जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट में हाइड्रोजन भी है, आयोडीन भी है, दोनों है। अब ये प्रोडक्ट टूटेगा, इसमें कन्वर्ट होगा और इसमें कन्वर्ट होगा, ठीक है। फिर जैसे ये रिएक्टेंट बने ये दोनों मिलकर अगेन यही बना देंगे, फिर ये टूट के इन दोनों में आ जाएगा, फिर ये अगेन इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। मतलब ये फिनोमेना चलता रहेगा। तो हम इसको कहेंगे कि इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है। बट भले इक्विलिब्रियम अचीव हो, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी, बट पॉइंट इज दैट कंसंट्रेशन होगी कांस्टेंट। अब ये प्रोडक्ट देखें, ये जो है ना, जस्ट वेट अ मिनट, ओके। अब ये 1 2 3 4, ठीक है। प्रोडक्ट जो है वो 4 हैं और रिएक्टेंट कितने हैं, 1 2। अब पूरे प्रोसेस के दौरान, ठीक है, पूरे इक्विलिब्रियम कंडीशन के दौरान प्रोडक्ट 4 ही रहेंगे और रिएक्टेंट्स 2 ही रहेंगे। इनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी। प्रोडक्ट कभी भी 5 नहीं होंगे, रिएक्टेंट्स कभी भी 3 नहीं होंगे। इनकी कंसंट्रेशन जो है अपने आप में सेम रहेगी, ओके। एक दूसरे से कंसंट्रेशन डिफरेंट रहेगी, बट जो स्पीड होगी ना इनकी, मैं स्पीड वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। असल वर्ड है रेट। इन दोनों का जो रेट है ना वो सेम रहेगा। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, फिर से सुनिएगा, कंसंट्रेशन अपने आप में रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की सेम रहेगी, बट कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एक दूसरे से डिफरेंट होगी। एक दूसरे से डिफरेंट किस तरह से है, प्रोडक्ट 4 है, रिएक्टेंट 2 हैं, इसलिए एक दूसरे से डिफरेंट है, ओके। बट जिस स्पीड से ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाएंगे अगेन प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आएंगे, वो स्पीड इनकी सेम होगी, ठीक है। अब ये लॉजिक है, ये कॉन्सेप्ट है बिहाइंड द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे हमने इसको वर्ड क्या दिया, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन टाइम के साथ साथ चलता रहेगा, ये रिएक्शन होता रहेगा। बट अगर हम इसको फिजिकली चेक करेंगे तो हमें ये दिखेगा नहीं, ऑब्जर्व हम इसको नहीं कर पाएंगे, बट रिएक्शन होता रहेगा, ओके। तो ये एग्जाम्पल ये है डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ओके। अब रिवर्स रिएक्शन का एक लास्ट टॉपिक है, इसको कंप्लीट करके फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब ये कुछ मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दीज आर द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स
ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन, ठीक है। तो मैक्रोस्कोपिक का मतलब होता है कि जो हमें मैक्रो का मतलब होता है बड़ा। अब यहाँ पे इस चीज़ का मतलब ये है कि हम जिसको खुद अपनी आँखों से देख सकें। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो कि हमें दिखाई देते हैं और सम चेंजेस ऐसे होते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते, तो उनको हमें क्या करना पड़ता है, माइक्रोस्कोप में ऑब्ज़र्व करना होता है, ठीक है। तो क्योंकि ये माइक्रोस्कोप में हम ऑब्ज़र्व इनको नहीं कर सकते, हम वैसे ही इनको देख सकते हैं, इसलिए हमने इनको मैक्रोस्कोपिक कह दिया क्योंकि हम इनको देख सकते हैं, ओके। तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन होता है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ केमिकल रिएक्शन में जा रहा होता है। इट्स ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ केमिकल रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन है ना, लेफ़्ट टू राइट का मतलब ये है कि लेफ़्ट वाली साइड जो है ना वो रिएक्टेंट की होती है और राइट साइड जो है वो प्रोडक्ट्स की होती है। तो लेफ़्ट टू राइट इक्वेशन हमारी प्रोसीड करेगी, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट है फॉरवर्ड रिएक्शन का, कि रिएक्टेंट्स प्रोड्यूस करते हैं प्रोडक्ट्स, ऑब्वियसली रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इनिशियली रेट इज़ फास्ट बट ग्रेजुअली स्लो डाउन। फॉरवर्ड रिएक्शन में क्या होता है कि शुरू में काफ़ी ज़्यादा जल्दी रिएक्शन होता है। जल्दी रिएक्शन क्यों होता है, क्योंकि मैंने रेट ऑफ रिएक्शन में आपको समझाया था कि रिएक्शन का जो रेट होता है वो डिपेंड करता है किस पे, रिएक्टेंट्स पे। तो इनिशियली रेट फास्ट क्यों होता है, क्योंकि शुरू में हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसलिए इनिशियली रेट जो है वो फास्ट होता है। बट जैसे जैसे ही प्रोडक्ट्स बनते जाते हैं, रिएक्टेंट्स कंज्यूम होते जाते हैं, तो रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन स्लो डाउन हो जाती है और अल्टीमेटली हमारा जो रिएक्शन है ना वो खुद भी स्लो डाउन हो जाता है। तो ये मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक थे फॉरवर्ड रिएक्शन। अब हम रिवर्स रिएक्शन के देख लेते हैं। रिवर्स रिएक्शन इसी के ही अपोजिट है, ओके। रिवर्स रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है कि इट्स ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट का मतलब वाली होती है और लेफ्ट साइड रिएक्टेंट वाली होती है, क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्स है। रिवर्स का मतलब ये है कि प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेंगे, ओके। तो इसलिए जो है ना ये राइट से लेफ्ट की तरफ केमिकल रिएक्शन प्रोसीड होता है और प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस करते हैं रिएक्टेंट। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट्स बनाएंगे राइट से लेफ्ट। ये राइट साइड होती है, ये वाली साइड राइट होती है, ये वाली साइड लेफ्ट होती है, ओके। इनिशियली रेट इज़ स्लो। रिवर्स रिएक्शन का शुरू में रेट स्लो होता है। शुरू में रेट स्लो क्यों होता है, क्योंकि शुरू में प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट आहिस्ता आहिस्ता बन रहे होते हैं। शुरू में रेट इसलिए स्लो होता है कि रिवर्स रिएक्शन होता ही तब है जब पूरे रिएक्टेंट जो है ना वो कंज्यूम हो जाते हैं। तो जब सारे रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो चुके हैं, तो मैंने आपको क्या बताया था कि रेट किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे। और रिवर्स रिएक्शन कब स्टार्ट होता है, जब सारे प्रोडक्ट्स बन चुके होते हैं। प्रोडक्ट सारे बन चुके हैं, इसका मतलब क्या है कि सारे हमारे रिएक्टेंट कंज्यूम हो चुके हैं। तो सारे रिएक्टेंट कंज्यूम हो चुके हैं, रिएक्टेंट्स हमारे पास बहुत है ही नहीं या बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम है। तो अगर रिएक्टेंट्स काफ़ी कम कंसंट्रेशन में अवेलेबल हैं तो रेट जो है वो काफ़ी स्लो डाउन होगा। बट आहिस्ता आहिस्ता जैसे प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स बनाता जाता है रिवर्स की तरफ, जैसे प्रोडक्ट से जैसे रिएक्टेंट्स बनते जाते हैं, अगेन रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती जाती है। तो जैसे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, ग्रेजुअली का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता, ओके। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो रिएक्शन हमारा स्पीड अप होता है। क्यों स्पीड अप होता है, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है, ओके। नाउ लेट्स कम टू वर्ड्स नेक्स्ट, मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इन अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अब पहले फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक बताए गए थे, अब इन दोनों के साथ बताए गए हैं, क्योंकि हम दोनों को रिवर्स और फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को हम एक साथ भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं, दो हम एरोज़ लगा देंगे, ठीक है। तो अगर दो एरोज़ होंगे हाफ हेडेड, दो एरोज़ होंगे, तो इसका मतलब यही होगा कि ये जो है वो फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों साथ दिखाए गए हैं, ओके। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम कैन ओनली एग्जिस्ट इन अ क्लोज्ड सिस्टम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम सिर्फ क्लोज सिस्टम में ही अचीव हो सकता है। क्यों, क्लोज सिस्टम का फ़ायदा ये है कि हम अब कोई चीज़ बंद होगी ना, उसमें हम ऊपर से
कोई मज़ीद चीज़ ऐड नहीं कर सकेंगे। अगर हमने रिएक्शन के दौरान कोई भी चीज़, कोई दूसरा रिएक्टेंट ऐड कर दिया या कुछ भी ऐड कर दिया तो पूरा सिस्टम जो है ना उसका ख़राब हो जाएगा, ठीक है। पूरा सिस्टम ख़राब हो जाता है, इक्विलिब्रियम भी जो बना था वो भी सारा डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए हमें, अगर हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम अचीव करना चाहते हैं तो वो जो कंटेनर होगा, जो विज़ल होगी जिसमें हम करेंगे, वो जो है ना वो क्लोज्ड होती है, ओके। और नाइदर रिएक्टेंट्स नार प्रोडक्ट्स कैन इंटर आर लीव द सिस्टम। कोई भी रिएक्टेंट जो है वो हम उस विज़ल से बाहर नहीं निकाल सकते, और प्रोडक्ट हम फर्दर उसमें कुछ कोई भी, मतलब कोई भी चीज़ हम उसमें इंटर नहीं कर सकते, कोई भी चीज़ हम उस विज़ल से निकाल नहीं सकते, उस कंटेनर से निकाल नहीं सकते, ठीक है। पूरा क्लोज सिस्टम होता है तो ही इक्विलिब्रियम अचीव होता है, तो ही कंसंट्रेशंस जो है ना वो सेम होती हैं। नहीं तो अगर हम बार बार दूसरी चीज़ें उसमें ऐड करते जाएंगे तो फिर अगेन रिएक्शन को जो है ना वो शुरू से स्टार्ट होना पड़ता है, शुरू से एडजस्ट होना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट जो है वो मेंशन्ड है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है कि एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन कांस्टेंट। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है, एक दूसरे से डिफरेंट रहती है। ये चीज़ आपने लाजमी नोट डाउन कर लेनी है। एक दूसरे से कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी बट अपने आप में उनकी कंसंट्रेशन जो है वो कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी, ओके। थर्ड पॉइंट है एट इक्विलिब्रियम द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर टेकिंग प्लेस एट इक्वल एंड अपोजिट रेट्स। रेट उनका इक्वल होगा, रेट उनका अपोजिट होगा। इक्वल रेट का मतलब है कि वो सेम स्पीड में होंगे। अब अपोजिट का मतलब है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में आएंगे और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आएंगे, इसी वजह से ये अपोजिट में जाएंगे और इक्वल में जाएंगे, ओके। इक्विलिब्रियम कैन बी अप्रोच्ड फ्रॉम आइदर साइड ऑफ रिएक्शन साइड इक्वेशन। इक्विलिब्रियम जो है ना वो कहीं से भी अचीव कर सकते हैं हम। ये चीज़ मैटर नहीं करती, लाजमी नहीं है कि हम जो है वो रिएक्टेंट से ही पूरा इक्विलिब्रियम अचीव करें। समटाइम्स ये होता है कि हम कोई भी प्रोडक्ट उठा लेते हैं और उस प्रोडक्ट से अपना रिएक्शन आगे प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये चीज़ जो है वो मैटर नहीं करती कि हम किस साइड से अपना इक्विलिब्रियम अचीव कर पा रहे हैं, इट डजेंट मैटर, ओके। हम रिएक्टेंट से स्टार्ट करेंगे रिएक्शन या प्रोडक्ट से स्टार्ट करें, एक दूसरे में वो चेंजेबल है, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इट डजेंट मैटर कि हम कौन सी साइड को अप्रोच कर रहे हैं। दोनों साइड जो है ना वो प्रोडक्ट साइड और रिएक्टेंट साइड दोनों साइड जो हैं वो अप्रोचेबल होती हैं, ओके। लास्ट पॉइंट है एट इक्विलिब्रियम स्टेट कैन एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब्ड एंड अगेन अचीव्ड अंडर द गिवन कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर। अगर एक बार इक्विलिब्रियम स्टेट डिस्टर्ब हो गई, आपने कोई भी चीज़ उसमें कंटेनर का जो क्लोज़र है वो आपने ओपन किया और उसमें किसी तरह की भी आपने एडिशन कर दी, कोई न्यू केमिकल उसमें आपने अचीव कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, शुरू से सारा रिएक्शन प्रोसीड करना पड़ेगा। उसको अगेन आपने सेम कंडीशंस देनी होंगी, सेम इन्वायरमेंट कंडीशंस की बात हो रही है यहाँ पे कि आपने उसको कौन सा टेम्परेचर दिया था, किस प्रेशर पे आपने रिएक्शन को प्रोसीड किया था, किस कंसंट्रेशन पे आपने रिएक्शन को प्रोसीड किया था, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम, अगर एक बार इक्विलिब्रियम की स्टेट डिस्टर्ब हो गई तो आप उसको अगेन अचीव कर सकते हैं अंडर गिवन कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर, ओके।